हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी प्लस कंटेंट को डिस्कस करेंगे। कंटेंट में हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर काव्यांश को पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन पेडागोजी को सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। निर्देश है कि 91 से 99 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ओके, तो गद्यांश में क्या है, इसमें अगर युवा आबादी अधिक हो तो उससे आर्थिक विकास दर की तेज करने में मदद अगर युवा आबादी अधिक हो तो उससे आर्थिक विकास दर की तेज करने में मदद मिलती है। भारत में बुजुर्गों के मुकाबले काम करने लायक लोगों की संख्या अधिक है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों की तरक्की का आधार इसी को माना जाता है। लेकिन काम करने लायक आबादी का बड़ा हिस्सा बेरोजगार हो तो इसका मतलब है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है। भारत के साथ यही हो रहा है, इसलिए हमें युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके मुहैया होंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बदौलत ही 1990 से 2002 के दशक में चीन की जीडीपी ग्रोथ लगातार 10% के आसपास रही और अब चीन में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। लेकिन भारत के पास लंबे समय तक यह मौका बना रहने वाला है और 2021 में भारत की करीब 64% आबादी कामकाज के लायक थी। अगले 10 साल में यह बढ़कर लगभग 65% हो जाएगी। भारत अभी युवा देश है। अगर हम 15 से 29 साल की उम्र वालों को नौजवान माने तो भारत में औसत उम्र 28 साल के करीब है। यह 2026 तक बढ़कर 30 और 2036 तक 35 साल हो जाएगी। वैसे भारत में भी टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला के बच्चों की औसत संख्या जो है वो 2.1 के रिप्लेसमेंट रेट के नीचे है। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर इसमें जो असंतुलन है वह एक चुनौती है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां टोटल फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। इस असंतुलन को दूर करना होगा। यह काम महिलाओं की शिक्षा में सुधार लाकर और उन्हें सशक्त कर दिया जा सकता है। ओके, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन क्या है, किसी भी देश की युवा आबादी से क्या तात्पर्य है। ओके, तो ए है इसमें बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, बी है काम करने योग्य व्यक्तियों की संख्या, सी है काम न करने योग्य व्यक्तियों की संख्या, एंड डी है बच्चों की संख्या। तो अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड की जो युवा आबादी है वो क्या है, वो व्यक्तियों की संख्या से है। ओके, भारत में बुजुर्गों के मुकाबले जो है काम करने लायक लोगों की संख्या। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा कि काम करने योग्य व्यक्तियों की संख्या। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। किसी भी देश में युवा जनसंख्या अधिक है तो ए है आर्थिक उन्नति धीमी गति से होती है, बी है आर्थिक उन्नति की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सी है आर्थिक उन्नति तेज गति से होती है, एंड डी है आर्थिक उन्नति की गति समान रहती है। तो किसी भी देश में युवा जनसंख्या अधिक है तो अगर युवा जनसंख्या अधिक है तो अगर युवा आबादी अधिक है तो उससे आर्थिक विकास की दर में तेजी करने में क्या होगी, वो मदद मिलती है। ओके, इसमें दिया है ना कि उससे आर्थिक विकास दर की तेजी करने में मदद मिलती है। तो ये इसमें यहाँ राइट आंसर ये हो जाएगा कि आर्थिक उन्नति तेजी करने से गति होती है। राइट आंसर बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, भारत अभी युवा देश है का अर्थ क्या है। भारत अभी युवा देश है का अर्थ जो है ए है इसमें भारत अभी नया देश है, बी है इसमें भारत को स्वतंत्र हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ, सी है भारत में नौजवानों की संख्या अधिक है और डी है भारत प्राचीन देश है। तो भारत अभी युवा देश है तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि भारत में बुजुर्गों के मुकाबले काम करने लायक जो लोग हैं उनकी संख्या क्या है, अधिक है, यानी नौजवानों की संख्या अधिक है। तो ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, गद्यांश के अनुसार किस सन में भारत की लगभग 64% जनसंख्या काम करने लायक थी। तो 64% जनसंख्या जो थी किस ईयर में काम करने लायक थी, तो वो 2021 में थी। यहाँ दिया है ना 2021 में भारत की करीब 64% आबादी काम काज के लायक थी। ओके, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा 2021। ओके, आगे देखते हैं, गद्यांश के अनुसार जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने के लिए भारत को क्या करना होगा। तो ए है जनसंख्या नियंत्रण, बी है रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, सी है व्यापार में वृद्धि करना, एंड डी है निर्यात में वृद्धि करना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। ओके,
आगे देखते हैं, भारत में बुजुर्गों के मुकाबले काम करने लायक लोगों की जो थी संख्या अधिक है, से आशय क्या है? ए है वृद्धों की तुलना में बच्चों की संख्या अधिक है, बी है वृद्धों की तुलना में नौजवानों की संख्या अधिक है, सी है नौजवानों की तुलना में वृद्धों की संख्या अधिक है, एंड डी है वृद्धों और नौजवानों की संख्या जो है वो समान है। तो यहाँ दिया है फ्रेंड कि भारत में जो है, भारत में बुजुर्गों के मुकाबले काम करने लायक लोगों की संख्या क्या है? अधिक है। ओके, मतलब नौजवानों की संख्या अधिक है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा इसमें। ओके, आगे देखते हैं, गधांश के अनुसार महिलाओं को शिक्षित करने से क्या है? तो ए जनसंख्या वृद्धि दर में संतुलन किया जा सकता है, बी है जनसंख्या वृद्धि दर को सीमित किया जा सकता है, सी है जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक लगाई जा सकती है, एंड डी है जनसंख्या वृद्धि दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो दिया है फ्रेंड कि गधांश के अनुसार महिलाओं को शिक्षित करने से क्या होता है, तो महिलाओं को इसमें दिया है, महिलाओं को शिक्षित करने से जनसंख्या वृद्धि दर में संतुलन किया जा सकता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, क्षेत्रीय में मूल शब्द व प्रत्यय क्या है? तो ए है क्षेत्र प्लस त्री, बी है क्षेत्रीय प्लस यह, सी है क्षेत्र प्लस ई, एंड डी है क्षेत्र प्लस ई है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, क्षेत्र प्लस ई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समूह से भिन्न शब्द कौन है? तो ए है चीन, बी है भारत, सी है दक्षिण कोरिया, एंड डी है भारतीय। तो समूह से भिन्न जो है चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, तो ये समूह में है, बस भारतीय जो है वो समूह से भिन्न है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, अब आते हैं काव्यांश पे। निर्देश 100 से 105 तक दिए गए काव्यांश को पढ़कर जो है पूछे गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प वाले उत्तर विकल्प को चुनिए। ओके, तो काव्यांश को पढ़ते हैं। यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोग मृत्यु के पहले ही मरना है, किस पर करते कृपा, वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं, ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मुंह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है, देते तरूर इसलिए कि रेशों में ना कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। ओके, तो कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो इसमें कविता का जो मुख्य स्वर है फ्रेंड, ए है प्रकृति का महत्व, बी है ऋतुओं का महत्व, सी है दान का महत्व, एंड डी है मृत्यु का महत्व। तो जो है कविता का मुख्य स्वर जो है फ्रेंड इसमें है ना, यह न तो स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। ओके, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। तो दान तो जीवन का झरना है, दान का महत्व का है, कविता का मुख्य स्वर जो है वो दान का महत्व है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए है दान देने वाला महान होता है, बी है दान स्वत्व का त्याग है, सी है दान जो होता है अपनी चीज़ों का त्याग नहीं है, एंड डी है वृक्ष की फलों का दान करते हैं। तो दान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो यह हो जाएगा कि दान अपनी चीज़ों का त्याग नहीं है। ओके, मतलब यह न तो स्वत्व का त्याग है, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोग मृत्यु के पहले ही मरना है, दान जो है अपनी चीज़ों का त्याग नहीं है, इसका मतलब ये है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कविता के आधार पर बताइए पेड़ पर फल देकर। ए है दूसरों पर कृपा करते हैं, बी है दूसरों पर कृपा नहीं करते, सी है ऋतुओं का स्वागत करते हैं, डी है लोगों को भोजन देते हैं। तो कविता के आधार पर जो बताना है कि पेड़ अपने फल देकर क्या करते हैं, दूसरों पर कृपा नहीं करते हैं। दिया है ना इसमें कि पेड़ जो है किस पर करते कृपा, वृक्ष यदि फल देते हैं, तो मतलब वो दूसरों पर कृपा करते हैं कि गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। तो पेड़, कविता के आधार पर पेड़ अपने फल देकर दूसरों पर कृपा नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, पेड़ों से फलों का उतरना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे ए है पेड़ों की डालियां बढ़ती जाती हैं, बी है फल सड़ने से बच जाता है, सी है फल बेचकर धन कमाया जाता है, डी है पेड़ों की डाली को हानि नहीं होती है। तो इसमें जो है फ्रेंड पेड़ों की डालियां को हानि नहीं होती है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द जो है युग्म भिन्न से है, समूह से भिन्न है? तो ए है नए नए फल, बी है नए पुराने कपड़े, सी है सुंदर सुंदर फूल, एंड डी है धीरे धीरे हंसना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, नए पुराने कपड़े। ओके, आगे देखते हैं, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वृक्ष का पर्यायवाची जो होता है, ए है पादप, बी है विटप, सी है धूम्र, एंड डी है आगम। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो है आगम नहीं है, बल्कि पादप, विटप और धूम्र है। ओके, आगम जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, शिक्षा में बहुभाषावाद क्या है? ए है त्रिभाषा सूत्र है, बी है शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग है, सी है विद्यालयी शिक्षा में भाषा नीति है, एंड डी है सभी शिक्षार्थियों द्वारा अनेक भाषाओं का अधिगम है। तो शिक्षा में बहुभाषावाद जो होता है वो यह होता है कि शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग है। ये
अब हम लोग पेडागोजी को डिस्कस कर रहे हैं कि शिक्षा में बहुभाषावाद क्या है। तो बहुभाषावाद जो होता है फ्रेंड, वो शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग होता है, जिसमें मदर टंग होता है, होम लैंग्वेज होता है, नेटिव लैंग्वेज होता है। तो ये तीनों का जो मिश्रण होता है फ्रेंड, उसे हम बहुभाषावाद कहते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण के शिक्षण अधिगम के अधोमुखी प्रक्रिया उपागम के रूप में जाना जाता है। ए है अर्थ को डिकोड कर पाने की भाषिक विशेषताओं से कहीं आगे जाने की प्रक्रिया। बी है ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक रैखिक तरीका व पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल दोनों ही शामिल है। सी है संदर्भ और संकेत के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए मौलिक अर्थ सृजित करने की प्रक्रिया। एंड डी है उन ध्वनियों को डिकोड करने की प्रक्रिया जो किसी के द्वारा सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई ध्वनिग्राम से जटिल विषय वस्तुओं के माध्यम से सुनी जाती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण के शिक्षण अधिगम के अधोमुखी प्रक्रिया का जो है उपागम के रूप में जाना जाता है। तो वो यह है कि उन ध्वनियों को डिकोड करने की प्रक्रिया होती है जो किसी के द्वारा सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई यानी ध्वनिग्राम से जटिल विषय वस्तुओं के माध्यम से सुनी जाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। ओके, आगे देखते हैं। कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को भोजन और भोजन करने से संबंधित शब्दों को 4-4 के समूह में ढूंढने का कार्य देती है और उसके बाद इन शब्दों को चार्ट पेपर पर लिखकर दीवार पर प्रदर्शित करने के लिए कहती है। इस युक्ति को किस रूप से जाना जाएगा। तो ए है इसमें विषयक थीमेटिक उपागम, बी है शब्दजाल, सी है क्रम से रखने का कार्य एंड डी है शब्द उपागम। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा सी, क्रम से रखने का कार्य। ओके, आगे देखेंगे भाषा क्या है। भाषा क्या है। ए भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, बी है भाषा एक सामाजिक व्यवस्था है, सी है भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है एंड डी है भाषा संप्रेषण की व्यवस्था है। तो भाषा जो होता है फ्रेंड वो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है इसमें। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी चरण के अंतर्गत क्या आएगा। तो ए है इसमें प्रथम 5 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा, बी है प्रथम 3 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा, सी है कक्षा 1 से कक्षा 5 एंड डी है कक्षा 1 से कक्षा 2। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, प्रथम 5 वर्ष की विद्यालयी शिक्षाओं के राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे कक्षा 3 की एक विद्यार्थी एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ते समय शब्दों में ध्वनियों के समानता के आधार पर अक्षरों को रेखांकित करती है। इस कौशल को क्या कहा जाएगा। तो ए है ध्वनि विज्ञान, बी है समग्र शब्द, सी है टॉप डाउन, डी है वर्तनी के अर्थ उपागम। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा फ्रेंड, ध्वनि विज्ञान कहा जाएगा। ओके, आगे देखेंगे कक्षा 4 का एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में अध्यापिका को उत्तर देते समय हिंदी में बोलता है और बीच बीच में अंग्रेजी के वाक्य भी बोलता है। इसे किस रूप में जाना जाएगा। ए है कोड स्विचिंग, बी है कोड मिश्रण, सी है कोड अंतरण एंड डी है कोड बदलना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, कोड स्विचिंग के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे देखेंगे सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य क्या है। ए है उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना, बी है सर्वप्रथम भाषा के नियम सीखना, सी है कंठस्थीकरण के माध्यम से भाषा सीखना एंड डी है लेखन के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में। तो राइट आंसर जो होगा कि सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य क्या है, वो है कि उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है। ए है बहुभाषिक शिक्षा, बी है भाषा में फेल न करने की नीति, सी है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद एंड डी है त्रिभाषा सूत्र। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, त्रिभाषा सूत्र। आगे देखते हैं संरचनात्मक फॉर्मेटिव आकलन से क्या आशय है। ए है बहुविध विधियों के माध्यम से सतत आकलन, बी है पोर्टफोलियो आकलन, सी है अगली कक्षा में उन्नत करने के लिए सत्र अंत लिखित परीक्षा एंड डी है बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से एक समय में परीक्षा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें बी, पोर्टफोलियो आकलन। ओके, आगे देखते हैं तुकबंदी और गीत क्या है। तुकबंदी और गीत जो होता है वो होता है भाषा से परिचित करवाने के लिए भाषा निवेश होता है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कक्षा 1 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थी को कहती है कि उनका जो भी मन कर रहा है वो वे दीवार पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाएं, चित्रकारी करें या लिखें। वह यहाँ किस बात के लिए प्रोत्साहन दे रही है। तो ए है आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए, बी है मजे और हास्य के लिए, सी है लेखन कौशल के विकास एंड डी है वर्णमाला के अक्षरों के लेखक की शुरुआत के लिए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए। ओके, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विद्यालयी विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को सुमन्नत करना है। तो ए है एक भारत श्रेष्ठ भारत, बी है भाषा संगम, सी है बहुभाषिक शिक्षा, डी है भाषा भारत। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, भाषा संगम
संगम। ओके, आगे देखेंगे कक्षा 5 की अध्यापिका विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है और 6 वाक्यों को एक अनुच्छेद पढ़ती है। शिक्षार्थियों को 2 बार इस अनुच्छेद को सुनना और अनुच्छेद का अपनी तरह से मिलकर पूर्ण लेखन करना। जैसा सुना बिल्कुल वैसा नहीं बल्कि मिलते जुलते अर्थ में। इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? तो ए है स्वरण गतिविधि, बी है वाक्यों का श्रुत लेख, सी है अनुच्छेद श्रुत लेख एंड डी है लेखन गतिविधि। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, अनुच्छेद श्रुत लेख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षार्थी के समग्र प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाने के लिए शिक्षार्थी को सभी अधिगम गतिविधियों और प्रस्तुतियों का अभिलेख रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? तो ए है सतत आकलन, बी है पोर्टफोलियो आकलन, सी है योगात्मक आकलन एंड डी है अधिगम का आकलन। तो शिक्षार्थी के समग्र प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाने के लिए शिक्षार्थियों को सभी अधिगम गतिविधियों और प्रस्तुतियों का अभिलेख या रिकॉर्ड जो कहलाएगा वो पोर्टफोलियो आकलन कहलाएगा। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सेकंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।